हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये अपना विज्ञान का लेक्चर नंबर 6वां है, जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए जो सीरीज़ चला रहे हैं उसका। और इसमें हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 डिस्कस करेंगे, मतलब 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन 6वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है 6वीं से लेकर 10वीं तक की विज्ञान की, उससे लिए गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वो एमपी पुलिस का आप या एमपी के कोई भी एग्जाम दे रहे हो या आप सेंटर का कोई एग्जाम दे रहे हो, जैसे आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी एनटीपीसी, वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन 2-3 सालों से जो आ रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के पुस्तक से ही आ रहे हैं और हम उसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपके 25 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं, ठीक है, अगर 25 प्लस नंबर अगर आपके इस 30 में से आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। एक छोटी चीज़ और बता दूं कि अगर कोई मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, मैं संकल्प कोचिंग क्लास कारगिल चौक बैतुल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आप कोई भी मुझसे मैथ्स की क्लास लेना चाहता है ऑफलाइन, तो इस कोचिंग में आकर मुझसे संपर्क कर सकता है, ठीक है। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे इस लेक्चर का, मतलब 151वां क्वेश्चन। इससे पहले हम टोटल 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन के निम्न अपरूपों में धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से समझना है कि कार्बन के निम्न अपरूपों में से जो 4 अपरूप दे रखे हैं, ग्रेफाइट, चारकोल, कोक और कार्बन ब्लैक, ठीक है, इन अपरूपों में से धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, किसका, कोक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कार्बन के विभिन्न अपरूपों में से धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट के रूप में कोक का यूज़ किया जाता है। और हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में तत्व है, ठीक है। मतलब जो कार्बन होता है वो हमारे पृथ्वी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। और हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो अगला है, ये कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 6 होता है। और इसका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कार्बन के अपरूप की अगर हम बात करें तो कार्बन के अपरूप होते हैं कौन, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन, इसके क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153वां। तो क्वेश्चन नंबर 153वां यहाँ पर हो जाएगा कि एक सोलर सेल किससे बना होता है, ठीक है। जो सोलर सेल होता है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह किसका बना होता है। तो पहला ऑप्शन है गैलियम का, सेकंड ऑप्शन है टेफ्लॉन का, थर्ड ऑप्शन है कार्बन का और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। 152वां क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ा टाइपिस्ट ने थोड़ी रॉन्ग कर दिया यहाँ कि सोलर सेल किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा क्या, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 154, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154वां यहाँ पर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। मतलब जो आपको यहाँ पर दे रखा है, क्या क्या दिया है, ब्यूटेन, पेंटेन, इथेन और प्रोपेन, इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन ये हुआ, और कार्बन में टोटल कितने बॉन्ड होते हैं, 4। मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा। इसका मतलब हम इसको अगर सूत्र के रूप में लिखें तो CH4 लिखेंगे। तो ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। और असंतृप्त किसको बोलेंगे, अगर हमने देखो यहाँ CH4 लिखा, ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन की जरूरत होती है। परंतु यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर दूँ कि C, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक C लिख दें और इधर एक H आ जाएगा और इधर एक H आ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई। इसके लिए भी हाइड्रोजन कितनी जरूरत है हमारे पास, 2। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। मतलब जब भी कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो वो असंतृप्त होगा, और ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं तो भी असंतृप्त होगा। तो इनमें से हमें वही बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो 154वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इथाइन, ठीक है। जो इथाइन है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है आपको ये याद रखना है। सबसे पहले एल्केन समूह होता है, ठीक है, एल्केन, ठीक है। मैं 1 मिनट बोल देता हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पहला होता है एल्केन समूह, और एल्केन समूह का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। एल्केन समूह का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एल्किन समूह, ठीक है। सेकंड आ जाता है एल्किन, ये होता है एल्केन समूह। फिर आता है एल्किन समूह, और एल्किन समूह का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2
2N, ठीक है। ये एल्किन समूह का फॉर्मूला है। और एक होता है एल्काइन समूह, ठीक है। थर्ड होता है एल्काइन समूह और उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो आपको याद रखना ये जो पहला फॉर्मूला है ये एल्केन समूह का है, ये एल्किन समूह का है और ये एल्काइन समूह का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155वां कि निम्नलिखित में से किससे लोहे के धातुओं से बनी सभी धातुओं को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर कि लोहों के धातु से बनी सभी वस्तुओं को किसके कारण नुकसान पहुंचता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पुराना होने से, सेकंड ऑप्शन है अम्लता से, थर्ड ऑप्शन है अपचयन से, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा जंग लगने से, ठीक है। तो जब भी लोहों और धातु से बनी अगर धातु को नुकसान हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, तो जंग के कारण। हम ये बोल सकते हैं कि लोहे में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, तो उससे क्या होता है, पुल में और लोहे की धातुओं को नुकसान होता है, मतलब क्षरण होने लगता है, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ जंग की बात करें तो जंग का एक फार्मूला होता है, जंग का फार्मूला आपको याद रखना है कि Fe3O4 होता है। जंग का फार्मूला क्या होता है, Fe3O4 होता है और इसको हम मैग्नेटाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैग्नेटाइट के भी नाम से जानते हैं। और इसी को जब जंग के रूप में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फेरसोफेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है। और हम जंग से बचने के लिए लोहे पर क्या कर लेते हैं, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जिसको जस्त्रीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, तो एक रासायनिक प्रक्रिया है या रासायनिक क्षरण है, ठीक है। और जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हम हर क्वेश्चन में जितना ज़्यादा संभव हो सके उतनी डिटेल बताएंगे, ठीक है। और ये सारा का सारा जो नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ये NCERT ही की पुस्तक का ही है, कोई एक्स्ट्रा मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156वां हो जाएगा कि रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, ठीक है। मतलब हम रक्त जानते हैं कि जो रक्त होता है उसमें होता है WBC, ठीक है। रक्त में होता है WBC, रक्त में होता है, ठीक है, WBC होता है, RBC होता है और एक प्लेटलेट्स होता है। तो रक्त में ये तीन चीज़ होती है। परंतु हमसे यहाँ पूछा क्या है कि जो भोजन होता है, ठीक है, जो हम भोजन खाते हैं और जिसका अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है, तो वहाँ से भोजन का, CO2 का और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन कौन करता है रक्त में, तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद रक्त कणिकाएं, फोर्थ ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो जो भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, कौन करता है, प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम रक्त की बात करें, ठीक है, रक्त की बात करें तो रक्त को अगर हम 100% माने तो इस 100% में 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। क्या होता है, 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है ये कितना होता है, 55% होता है। और इसी प्लाज्मे में एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इस प्लाज्मा है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम याद रखना, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में। और अगर प्लाज्मा से इस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अगर हटा दिया जाए तो प्लाज्मा में कुछ ना कुछ शेष बचेगा, तो उस शेष पार्ट को कहा जाता है सीरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा रक्त में 55% होता है, उसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, और उस फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अगर प्लाज्मा से अलग कर दिया जाए तो एक शेष भाग बचता है, उस शेष भाग को कहा जाता है सीरम कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें तो CO2 का परिवहन प्लाज्मा कर रहा है, वहीं पर अगर O2 का परिवहन रक्त में कौन करता है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन करता है, RBC करता है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं करता है, ठीक है। और रोगों से रक्षा कौन करता है, तो WBC करती है, रोगों से क्या रक्षा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 157वां। तो क्वेश्चन नंबर 157वां यहाँ पर हो जाएगा कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू, ठीक है। एक पानी का गिलास है तो मैं यहाँ पर एक गिलास बना लेता हूँ, इस प्रकार से एक गिलास हो जाएगा, समथिंग ऐसा ही होता है। ये एक गिलास हो गया, इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी से भरे हुए एक गिलास में एक नींबू रख दिया है, तो हम एक नींबू डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक नींबू हो गया पानी से भरे गिलास के अंदर। नींबू गिलास के बगल से देखने पर, अब इधर से अगर इसके बगल से देखेंगे तो वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। नींबू क्या होता है, वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। ये किसके कारण हो रहा है, ये हमसे
पूछा है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश का विकिरण, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन और फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ याद रखना कि जब भी माध्यम में परिवर्तन हो, माध्यम में परिवर्तन हो कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक स्लाइड बनाऊँ, ऊपर लिख दूँ वायु और नीचे लिख दूँ पानी। ठीक है, तो जब भी हम इधर बाहर क्या थी, वायु थी, और यहाँ पर बीच में क्या आ गया, ग्लास आ गया। ठीक है, जी लिख देते ग्लास, और अंदर क्या आ गया, वाटर आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि वायु है बाहर, फिर उसके बाद ग्लास है, फिर उसके बाद क्या है, वाटर है। तो जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में देखा जाता है तो हमेशा और हमेशा अपवर्तन की घटना होती है। कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो वो भी किसके कारण होता है, अपवर्तन का कारण होता है। क्योंकि हम जब यहाँ से आकाश में देखते हैं तो हमारा वायुमंडल आता है, उसके बाद खालिस्तान आता है, फिर अलग अलग जो स्तर आते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि हमारे वायुमंडल के जो अलग अलग स्तर है, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर टोपोस्फेयर होता है, टोपोस्फेयर के बाद क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद होता है यहाँ पर मिसोस्फेयर, मिसोस्फेयर के बाद क्या होता है, आयनोस्फेयर, और आयनोस के बाद क्या होता है, एक्सोस्फेयर। मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल होता है। तो ये अलग अलग परत होती है, जिसके कारण इधर अगर कोई क्या है, कोई तारा है, तो ये यहाँ पर बार बार क्या अपवर्तन होगा प्रकाश का, जिसके कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाने दिखाई देते हैं, मतलब एक निश्चित स्थान पर नहीं दिखाई देते हैं। वैसे ही अगर हम ये बोलते कि एक बाल्टी है या एक तगाड़ी है, इसके अंदर अगर मान लो कोई सिक्का रखा हुआ है तो ये हमेशा उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। अगर आप पानी के अंदर खड़े हो जाओ, ठीक है, ये मान लो ये पानी भरा हुआ है, और इस पानी में अगर आप ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, ये आपका पैर है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। और पानी में अगर आप खड़े हैं तो ये पैर आपको क्या दिखाई देगा, उठा दिखाई देगा, क्योंकि यह माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। इधर है वायु और इधर है पानी, तो वो किसकी घटना के कारण हो रहा है, अपवर्तन की घटना के कारण हो रहा है। तो आई होप आप इस अपवर्तन की घटना का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इन चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अपवर्तन का एक फॉर्मूला भी होता है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आपको बहुत सारे टीचर नहीं बताएंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर से, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर से होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात में, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे में आ जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये क्या निकाल के देता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल के देता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, और ऐसे ही हम इसे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, आपको ये जानकारी हेल्पफुल लग रही हो आपके एग्जाम पर्पज से, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अभी, और इसे शेयर भी जरूर करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 158 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के गुण का गणना की थी। ठीक है, तो पांचवी अवस्था की बात करें तो हम ये देखो, सबसे पहली अवस्था को क्या बोलते हैं, एक द्रव्य होता है। ठीक है, द्रव्य। दूसरी अवस्था क्या होती है, तो गैस होती है। तीसरी अवस्था क्या होती है, तो तीसरी अवस्था की हम बात करें तो ठोस, द्रव और सॉरी यहाँ पर क्या जाएगा, ठोस आ जाएगा। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था की अगर हम बात करें तो क्या होती है, प्लाज्मा, प्लाज्मा होती है चौथी अवस्था। और पांचवी अवस्था की अगर हम बात करें तो पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन। ठीक है, बोस कंडेंसेंट ठीक है, बोस कंडेंसेंट होती है जो द्रव्य की पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, वो कौन सी होती है, बोस कंडेंसेंट होती है ना। तो ये कौन ने करी होगी, तो सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि पदार्थ की पांचवी अवस्था का पता कौन ने लगाया था, तो सत्येंद्रनाथ बोस ने लगाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। ठीक है, 159। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, ठीक है, 256 गुना हो जाती है, तो नया संवेग, ठीक है, नया रेखी संवेग होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात हो रही है गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, और दूसरा बात हो रही है किसकी, रेखिक संवेग की। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा और रेखिक संवेग के बीच क्या संबंध होता है। तो गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं के ई। ठीक है, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को लिखते हैं हम के ई, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और के ई बराबर से होता है पी स्क्वायर, और पी का मतलब होता है संवेग। पी का मतलब क्या होता है, संवेग। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है कि के ई मतलब ये गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा बराबर से संवेग का वर्ग बटे 2 गुणित द्रव्यमान, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये देखो, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो पहले क्या था, देखो पी का मान कितना था होगा, 1 था होगा। ठीक है, परंतु अब ये पी का मान कितना हो गया है, 256 हो चुका है। कितना हो गया, 256। निकालेंगे कैसे, ये देखो कि यहाँ से यहाँ 256 पहुँच गया, तो हम किसका वर्ग करें कि 256 हो जाएगा, किसका वर्ग करें तो 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आ जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, पी का वर्ग अपॉन 2m है। तो पी का मान एक बार 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, और पी का मान अगर हम 16 लिख देंगे तो 16 का वर्ग आ कितना जाएगा, 256 आ जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यदि कोई वस्तु की गतिज ऊर्जा की प्रारंभिक मान का
256 गुना हो जाता है, मतलब प्रारंभिक मान का 256 गुना संवेग हो चुका है, तो उसका नया संवेग या प्रारंभिक संवेग क्या था, तो 16 गुना था। मतलब प्रारंभिक संवेग का कितने गुना है, ये तो 16 गुना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो जो मेरी बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत जरूर होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 160वां हो जाएगा कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, ठीक है। मतलब किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गतिज ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो देखो किसी वस्तु की स्थिति की बात हो रहा है, स्थिति और विन्यास दोनों की बात हो रही है, तो इसमें प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है ये हमसे पूछा है, तो इसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे बोलते हैं कि स्थितिज ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा पीई होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर से क्या होता है, तो mgh होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर से क्या होता है, mgh होता है। और यहाँ m का मतलब है द्रव्यमान, g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब है क्या, ऊंचाई। और स्थितिज ऊर्जा कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी ऊंचाई पर अगर कोई चिड़िया बैठी हुई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर तने हुए धनुष की बात करें, धनुष को आपने देखा होगा राम भगवान वो लोग रखा करते थे धनुष, तो उस धनुष को जब हम खींच लेते हैं तो तनी हुई डोरी में भी कौन सा होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। वहीं पर अगर जो खेलने वाली एक मोटर गाड़ी होती है, इस प्रकार के जो बच्चे खेलते हैं, इन गाड़ियों में भी कौन सी ऊर्जा होती है, इनकी गाड़ियों में अगर चाबी भर दिया जाए तो इसमें भी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। डैम की अगर हम बात करें कि डैम में पानी रुका हुआ होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। तो आप ये समझ गए होंगे कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और स्थिति तथा विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 161वां यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन डल गया है गलती से, ठीक है। फ्रीडलमेंट, ठीक है, फ्रीडलमेंट एक 2.5 मील लंबा दर्रा है, ठीक है। फ्रीडलमेंट एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह पद्धति और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है मेम्फिस, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बोस्टन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कनेक्टिकट और फोर्थ ऑप्शन है डेनवर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। थोड़ा सा याद रख लो बोस्टन, ठीक है। आगे चलते हैं। और बोस्टन की चाय पार्टी आपने कभी नाम सुना होगा, ये 1773 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162वां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको आधुनिक आवर्त सारणी आपने अच्छे से देखी है बार बार, मतलब डेली अगर आप देखते हो आधुनिक आवर्त सारणी को, तो ही आप इसका आंसर बता पाओगे, अदरवाइज बाहर चला जाएगा आपसे ये क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है लिथियम, इसको लिथियम बोलते हैं। सेकंड यहाँ पर है H2 मतलब हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है हीलियम Ne और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है, ऐसी आपने देखी होगी। और अगर हम ये इधर की बात करें तो यहाँ इधर सब होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट जो कि आधातु होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक रेखा होती है झिकझक लाइन, इधर होती है आधातु, मतलब इधर होती है धातु, और इधर अगर धातु होती है तो सबसे पहले यहाँ पर एक आवारा तत्व आ जाता है क्या, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आता है क्या, लिथियम। तो सबसे पहला जो धातु तत्व होता है वो क्या होता है, लिथियम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग पीरियोडिक टेबल को बार बार पढ़िए, ठीक है, जितने बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या हो जाएगा, तो लिथियम होगा। अब लिथियम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी याद रख लेना कि लिथियम जो होता है सबसे हल्का धात्विक तत्व भी है, ठीक है। जो लिथियम है वह सबसे हल्का धात्विक तत्व है, ये याद रखना है। और ये सबसे प्रबल अपचायक है, ठीक है। जो लिथियम है वो सबसे हल्का धात्विक तत्व तो है, उसके साथ में प्रबल अपचायक भी है, कौन, लिथियम है। और आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धातु तत्व है, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी में, ठीक है, ये कहाँ पर आता है, तो ये ग्रुप सेकेंड में आता है, ठीक है। सॉरी, ये आता है कौन से, पहले समूह में। यहाँ पर आ जाएगा कौन, लिथियम आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद क्या जाता है, लिथियम। तो पहले समूह में आता है जिनको हम क्षार धातु के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163वां हो जाएगा कि लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट होता है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Pb, ठीक है, PbNO3 होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर, बहुत ज़्यादा गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है, ठीक है। जब हम लेड नाइट्रेट को बहुत अधिक या अधिक देर तक या अधिक तेज़ी से गर्म करते हैं तो उससे एक गैस निकलती है जो किस कलर की है, तो लाल भूरे रंग की गैस है।
वह कौन सी गैस होती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो 163 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164वां हो जाएगा कि वायु, ठीक है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसमें जितनी चीज़ें बताएंगे वो भी आपको याद रखना है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ पर सॉरी 330 मीटर सेकंड। सेकंड ऑप्शन है 331 मीटर प्रति सेकंड। थर्ड ऑप्शन है 330 मीटर प्रति सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है 331 मीटर सेकंड। ठीक है, तो देखो जो चाल होती है तो चाल बराबर से होती है, चाल बराबर से क्या होता है? तो दूरी बटे क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो देखो दूरी के लिए आएगा मीटर और समय के लिए आएगा सेकंड। मतलब जहाँ पर मीटर प्रति सेकंड वाले आंसर होंगे या तो आंसर दूसरा है या तो आंसर तीसरा है। ठीक है, मीटर सेकंड हो नहीं सकता क्योंकि यूनिट क्या होगी हमारी? मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले आपको ये पता होना, तो आंसर पहला और फोर्थ नहीं हो सकता, बचता है दूसरा और तीसरा। तो 0 डिग्री सेल्सियस की जब भी बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको याद रखना है। अब जो जो चाल मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखिएगा क्योंकि आने वाले जो हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो देखो वायु की चाल हम कितनी बोल रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर सेकेंड। वहीं पर अगर हम पारे में बात करें कि पारे में वायु की चाल कितनी होती है, ठीक है, पारे में वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर चाल कितनी होती है? तो 1450। ठीक है, 1450 मीटर प्रति सेकेंड होती है किसमें? पारे में। वहीं पर अगर हम CO2 में बात करें किसकी? ध्वनि की चाल की, तो CO2 में ध्वनि की चाल होती है तो 260 मीटर प्रति सेकंड होती है किसकी? ध्वनि की चाल CO2 में। वहीं पर अगर हम जल की बात करें तो जल में जो होती है चाल वो होती है 1493। ठीक है, 1493 मीटर प्रति सेकंड होती है किसकी? ध्वनि की चाल किसमें? जल में। और वहीं पर अगर हम समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल में जो ध्वनि की चाल होती है तो 1533 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपको याद रखना है कि निर्वात 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड वायु में। वहीं पर पारे में बात करें तो 1450 मीटर पर सेकंड। अगर हम CO2 में बात करें तो 260 मीटर पर सेकंड। जल में बात करें तो 1453 मीटर पर सेकंड। और वहीं पर समुद्री जल में बात करें तो 1533 मीटर पर सेकंड चाल होती है किसकी? ध्वनि की। और ये सारा डेटा आपको याद रखना क्योंकि आपको बार बार आगे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 165वां हो जाएगा कि बायोगैस, बायोमास, ठीक है, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो यहाँ बायोगैस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये बता दो कि बायोगैस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बायोगैस कहा जाता है मेथेन को। किसे कहा जाता है? मेथेन को। फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो मेथेन को बायोगैस कहा जाता है और किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रभाजी आसवन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा विनाशकारी आसवन, थर्ड ऑप्शन है शुष्क आसवन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अवायवी किण्वन। ठीक है, तो 165वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर अवायवी किण्वन। तो बायोमास, बायोगैस बायोमास के अवायवी किण्वन के माध्यम से उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये बायोमास किससे बनाया जाता है? तो गोबर के सड़ने से ज्वलनशील गैस होती है कौन सी? मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या बता दिया था मैंने? CH4 हो जाएगा। ठीक है, और आपको एक यहाँ पर स्पेशल चीज़ याद रखना है कि जो बायोगैस या बायोमास होता है, ठीक है, बायोगैस का जो ऊष्मीय मान होता है वो 1100, ठीक है, 1100 से लेकर 1750। ठीक है, बायोगैस का जो ऊष्मीय मान होता है तो ये 1100 से लेकर 1750 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। ठीक है, तो 1100 से लेकर 1750 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बायोगैस की बात करें तो बायोगैस में CH4 का तो कुछ तो परसेंट होगा ना, तो बायोगैस में CH4 का परसेंट होता है कितना? 65%। मतलब कितने परसेंट पाई जाती है मेथेन बायोगैस में? तो 65% होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166वां हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब यही होता है कि अगर कोई यौगिक जुड़ रहा है, जैसे C जुड़ रहा है तो इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। C अगर हम ऐसा दो बॉन्ड से जुड़ रहे हैं तो इसको डबल बॉन्ड, और C अगर हम ऐसा लगा देते हैं इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? तो पहला ऑप्शन है इथीन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इथेन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एसिटिलीन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मेथेन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 166वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। जो इथीन होती है उसमें क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, एल्केन समूह, एल्किन समूह, एल्काइन समूह के। ठीक है, एल्केन समूह, एल्काइन समूह और एल्किन समूह और एल्काइन समूह, तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167वां।
तो क्वेश्चन नंबर 167वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जिसकी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है। तो द्विबीजपत्री क्या होता है, आपने चने देखे होंगे, आपने मटर देखा होगा, ये द्विबीजपत्री पौधे हैं, मतलब दाल जिससे निकलती है उसे द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। और उनकी कौन सी विशेषता नहीं है ये हमसे पूछा गया, और 6 क्लास की NCERT पुस्तक का ये क्वेश्चन होगा और 9th में भी मिलेगा, 2 क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। सेकंड ऑप्शन है इन पौधों में 2 बीज पत्र होते हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इन पौधों में जालीदार वेनेशन होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इन पौधों में एक ट्रैप जड़ होती है। ठीक है, तो 167 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि इन पौधों में तंतुमय जड़ होती है, जो कि गलत है। आपने अगर कोई भी चने का पेड़ देखा होगा या फिर तुअर का पेड़ देखा होगा या मटर का पेड़ देखा होगा तो उसकी एक ऐसी जड़ होती है सीधे मूसला जड़। ठीक है, उसके साइड में ऐसे रेसे रेसे निकले होते हैं, परंतु यहाँ तंतुमय जड़ की बात कर रहे हैं और तंतुमय जड़ इस प्रकार की हो जाएगी, मतलब ये जड़ है और यहाँ से इस प्रकार की। तो यहाँ पर बोला है कि इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है, तो तंतुमय जड़ नहीं होती है, मूसला जड़ होती है। किसमें, द्विबीजपत्री पौधों में, मतलब दलहनी फसलों में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही है, परंतु इसने गलत पूछा था तो पहला ही गलत है ना, और वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168वां हो जाएगा कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से, ठीक है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, ठीक है, जो भ्रूण होता है, तो भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, जो माँ के पेट में भ्रूण है उसे, तो वह, ठीक है, वो ऊतक का नाम क्या है वो हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर गर्भनाल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब, और फोर्थ ऑप्शन है गर्भाशय। ठीक है, तो 168वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की गर्भनाल। तो हम ये बोल सकते हैं कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक गर्भनाल की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर हम इसी भ्रूण की बात करें कि इस भ्रूण को जो भोजन किसके माध्यम से मिलता है, ठीक है, जो भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से होता है, तो यहाँ पर होता है ये जरायु से, ठीक है, सॉरी, गर्भनाल के माध्यम से होता है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 169, ठीक है, 169 की सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। ठीक है, जो भी हम तारे देखते हैं उन तारे में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा बनने का कारण क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उच्च दाब, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कम तापमान, थर्ड ऑप्शन है उच्च तापमान, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा निम्न दाब। ठीक है, तो तारों में प्लाज्मा किसके कारण बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, उच्च तापमान के कारण बनता है। ठीक है, और अगर हम इस प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा की खोज किसने की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी इरविन लैंग म्यूर ने। ठीक है, प्लाज्मा की खोज किसने की गई थी, याद रखना, इरविन लैंग म्यूर नामक वैज्ञानिक ने खोजी थी। और भारत के भी एक वैज्ञानिक का इसमें योगदान था जिसे कहा जाता है साहा। ठीक है, तो साहा का भी योगदान था प्लाज्मा खोजने में, परंतु मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है इरविन लैंग म्यूर को जाता है। ठीक है, और ये जो प्लाज्मा है ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो चौथी अवस्था है, ये अभी हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 170वां यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170वां की ओडोमीटर, नाम सुना होगा आपने। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापने के लिए किया जाता है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है दूरी, सेकंड ऑप्शन है गति, थर्ड ऑप्शन है दिशा, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गंध। ठीक है, तो ओडोमीटर की सहायता से दूरी मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से गाड़ियों में दूरी मापने का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अगर हम गति की बात करें तो गाड़ियों में जो गति मापा जाता है वो स्पीडोमीटर की सहायता से मापते हैं। ठीक है, किसके सहायता से, तो स्पीडोमीटर की सहायता से। और वहीं पर अगर हम वायुयान, सॉरी, मोटर नाव और वायुयान जो होते हैं उनकी अगर हम गति की बात करें तो वो टोकोमीटर से याद करते हैं। किससे, टोकोमीटर से। और वहीं पर अगर हम बात करें तो गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए स्फेरोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161 हो जाएगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसमें मौजूद होती है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि सबसे पहले तो ये पता होना कि पुरुष में होती है या मादा में, तो पुरुष में होती है ना। तो प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होती है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मूत्राशय, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अंड कोशिका, थर्ड ऑप्शन है गुर्दे, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लिंग। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्रंथियाँ किसके नीचे होती है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, मूत्राशय की प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय में अवस्थित होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और आगे जो नॉलेज बता रहा हूँ मैं आपको ये याद रखना है क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, नेफ्रॉन आपने नाम सुना होगा या 9th क्लास की पुस्तक पढ़ी हुई तो वहाँ पर है। नेफ्रॉन या वक्र नलिका में रुधिर से छनकर आए जल या शेष उत्सर्जी पदार्थ के मिश्रण को मूत्र कहा जाता है।
ठीक है, जो मूत्राशय में जमा होता है। ठीक है, और जो मूत्र का रंग पीला होता है, तो आपको ये पता होगा कि जो पीला रंग होता है कौन का, मूत्र का, वो किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम का कारण होता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना कि यूरोक्रोम कहाँ से आ गया ये, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पीला रंग मूत्र में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, तो जब हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है तो हीमोग्लोबिन का अपघटन के कारण क्या बन जाता है, तो यूरोक्रोम बन जाता है। यूरोक्रोम एक वर्णक है जिसके कारण मूत्र का रंग क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, और ये याद रखना है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि में स्त्रावित क्षारीय द्रव्य जो होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्त्रावित निकलने वाला क्षारीय द्रव्य होता है, उसे हम वीर्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि जो मूत्र स्त्राव जो बार बार करते हैं या जिनका बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा मूत्र जाते हैं, ठीक है, मतलब टॉयलेट बार बार अगर वो जा रहे हैं तो वो ड्यूरेसिस के कारण ग्रसित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 172 यहाँ पर हो जाएगा कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर के अंदर भी आंत होती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत, आपने नाम सुना होगा, परंतु यहाँ पर जो 4 जानवर दे रखे हैं, लोमड़ी, बाघ, कुत्ता और खरगोश, इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आंत सबसे अधिक लंबी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th राइट आंसर। सबको यहाँ आश्चर्यचकित लग रहा होगा पर ये बिल्कुल सही है कि जो खरगोश होता है उसकी आंत अपेक्षाकृत इन जितने भी जानवर होते हैं उनमें सबसे अधिक लंबी होती है। ठीक है, ये याद रखना है। और मनुष्य में अगर हम आंत की लंबाई की बात करें तो जो छोटी आंत होती है वो सबसे लंबी होती है और 6 मीटर की होती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 की ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर खालिस्तान लौ उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब जब कोई ज्वाला जल रही होती है, 6वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये कोई बर्नर लगा हुआ है और ये जल रहा है। ठीक है, ये बर्नर यहाँ से जल रहा है, अगर ये पर्याप्त मात्रा में इसे O2 मिले, ऑक्सीजन मिले, तो इसकी जो ज्वाला होगी वो किस कलर की होगी, ये हमसे पूछा गया है और 6th क्लास की NCERT का क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है लाल, सेकेंड ऑप्शन है नारंगी, थर्ड ऑप्शन है नीले और फोर्थ ऑप्शन है हरा। ठीक है, तो 173 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, नीले कलर का। ठीक है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीले रंग की उत्पन्न होती है और दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। ठीक है, जब दहन होता है तो ऑक्सीजन आवश्यक होती है। और नीले लौ जो होती है उसमें सबसे अधिक ज्वलन ताप होता है, जो नीली लौ होती है उसमें सबसे अधिक ज्वलन ताप होता है, मतलब सबसे अधिक ऊष्मा होती है। ठीक है, ये याद आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 174 हो जाएगा कि संवेग की इकाई क्या है। ठीक है, जो संवेग है उसकी इकाई क्या है, तो सबसे पहले तो संवेग पता होना, तो संवेग बराबर से P बराबर से होता है mv। ठीक है, P बराबर से क्या होता है mv, ये फॉर्मूला है किसका, संवेग का। तो ये संवेग है, m द्रव्यमान है और v वेग है। तो m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को kg से लिखते हैं और वेग को लिखते हैं क्या, मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं। तो kg मीटर पर सेकेंड ये इकाई होगी किसकी, संवेग की। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, केजी लिखा हमने, मीटर का मीटर लिखा और सेकंड को जब अंश में ले जाएंगे तो सेकंड क्या जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि संवेग की इकाई क्या आ गई, तो केजी मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा संवेग की इकाई। और हर फिजिक्स के हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए टंग पे। ठीक है, तभी आप बहुत अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली, क्योंकि अब वो समय गया। ठीक है, कि जहाँ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते थे कि एक सिक्का को अगर हम पेड़ हिलाएं तो फल गिर जाते हैं, कौन सा नियम लग रहा था, जड़त्व का नियम लग रहा है, बल्कि इकाई क्या है, न्यूटन। वो थके क्वेश्चन का अब जमाना जा चुका है, आपको अच्छी लेवल की साइंस पढ़ना है। ठीक है, 175 नंबर की अगर हम बात करें तो हाइड्रा प्रजनन करता है। ठीक है, क्लास 9th का क्वेश्चन है ये, कि जो हाइड्रा होता है वो प्रजनन करता है, कैसे करता है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है विखंडन द्वारा, सेकंड ऑप्शन है बहुविखंडन द्वारा और थर्ड ऑप्शन है मुकुलन द्वारा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बाइनरी विखंडन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो हाइड्रा है वह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, और जो हाइड्रा होता है, तो आपको याद रखना है कि जो हाइड्रा है वो किसके अंतर्गत आता है, तो सिलेंट्रेटा समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, हाइड्रा आता है सिलेंट्रेटा समूह के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यही प्रजनन किसके द्वारा करता था, तो मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा कि CO2 जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 12, सेकंड ऑप्शन है 44, थर्ड ऑप्शन है 14 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 27.3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर क्या राइट आंसर 27.3 किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आपको निकालना तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 12, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 16, परंतु हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है, तो 2, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आ जाएगा 12, टोटल कितना हो गया, 60, टोटल हो गया 60 और कार्बन का परसेंट चाहिए तो आ जाएगा यहाँ 12 × 100 करेंगे, आंसर आ रहा होगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चीज़ याद रखना है कि CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह प्रकृति में कितने परसेंट, हमारे वायुमंडल में कितनी है, तो 0.03% है, ठीक है, 0.03% है किसका परसेंट, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो आगे, ठीक है, जो वायुमंडल होता है उसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है जो 78% होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 177 हो जाएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है गैस बर्फ, सेकंड ऑप्शन है सूखी बर्फ, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गीली बर्फ और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ठोस बर्फ, ठीक है। तो हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं, तो सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस कहा जाता है किसको, CO2 को, ये आपको याद रखना है। और जो CO2 है, ठीक है, CO2 अगर ये गैस अवस्था में है, ठीक है, गैस अवस्था में है तो ये अम्लीय होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि CO2 अगर गैस अवस्था में है तो ये कैसी प्रकृति होगी, तो अम्लीय प्रकृति होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178, ठीक है, 178 की सूत्री विभाजन, वैसे समसूत्री आएगा, ठीक है, समसूत्री विभाजन के चरण। तो आपको इसके लिए थोड़ी अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब कोई अच्छी सी पुस्तक तो आपको मिलेगा ये कि समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए, ठीक है, मतलब समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है एनाफेज, सेकंड ऑप्शन है टेलोफेज, थर्ड ऑप्शन है यहाँ मेटाफेज और फोर्थ ऑप्शन है प्रोफेज, ठीक है। तो 178 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, मेटाफेज। हम ये बोल सकते हैं कि समसूत्री विभाजन को एक और नाम से जानते हैं किसे, समसूत्री विभाजन में मेटाफेज जो होता है उसके दौरान क्या होता है, सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं। और कोशिका विभाजन की खोज कब की गई थी, तो 1855 में। आपको याद रखना कि कोशिका विभाजन की खोज 1855 में की गई थी। और कौन ने करी थी, तो विर्चो ने करी थी, ठीक है, विर्चो ने करी थी। आपको और चीज़ अगर याद रखना है तो ये याद रखना है कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। एक होता है आसूत्री विभाजन, सेकंड हो जाता है समसूत्री विभाजन और थर्ड होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो रसायन का यूज करता है परंतु उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो पहला ऑप्शन है विद्युत हीटर, सेकंड है विद्युत पंखा, थर्ड ऑप्शन है हेयर ड्रायर और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विद्युत सेल। तो आप जानते हैं कि जो विद्युत सेल है इसमें हम रसायन भरते हैं और रसायन से क्या मिलती है, हमें विद्युत मिलती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो विद्युत सेल है वह रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर राइट आंसर। और विद्युत हीटर की बात करें तो विद्युत हीटर करता क्या है, पहले हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को ये किस में कन्वर्ट कर देता, तो हीटर है, हीटर से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और पंखा आपने देखा होगा, तो विद्युत पंखा क्या होता है, बिजली का यूज करके घूमता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता। तो हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, विद्युत पंखा। क्वेश्चन नंबर 180 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्य करने की दर को, ठीक है, कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, तो शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला होगा क्या, राइट आंसर, ठीक है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा राइट आंसर। शक्ति को P से रिप्रेजेंट करेंगे तो P बराबर से क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर फॉर्मूले अगर याद रख सको विद्युत के क्षेत्र में, तो P बराबर से एक फॉर्मूला और होता है कि आवेश Q इंटू वी अपॉन टी होता है, ठीक है, Q इंटू वी अपॉन टी होता है, ये भी आवेश का फॉर्मूला है। वहीं पर अगर ऊर्जा के रूप में अगर हम P की बात करें तो P बराबर से होता है VI, ठीक है, VIT होता है। तो ये आपको फॉर्मूले 3 अगर आप याद रख सकते हो तो जरूर याद रखना कि P बराबर से W अपॉन टी भी होता है कार्य बटे समय, P बराबर से QV अपॉन टी भी होता है आवेश गुणित विभवांतर बटे समय, और P बराबर से VIT भी होता है कि विभवांतर इंटू धारा गुणित टाइम, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।